मुद्दे जो हैं देश के, लेकिन आधार ये है कि आपकी 46% वर्कफोर्स और कम से कम 50% जनता वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। जब तक उसका उद्धार नहीं होगा तब तक देश का उद्धार नहीं हो सकता। इस चीज पे तो गांधी जी और हम एक ही वेवलेंथ पे हैं, ठीक है। अब उद्धार कैसे हो? एक होता है कि एमएसपी बढ़ा दो, 10% किसानों को एमएसपी मिलता है और सिर्फ 10% एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एमएसपी पे बिकती है। हमारी सबसे बड़ी प्रोड्यूस क्या है एग्रीकल्चर में? बता सकता है कोई? सबसे बड़ी हमारी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या है? हम सोचते हैं कि ये चावल है या गेहूं है या ना, मिल्क। मिल्क की वैल्यू चावल प्लस व्हीट प्लस ऑल पल्सेस प्लस शुगर के चारों को मिला के उससे भी ज्यादा है मिल्क की वैल्यू। और मिल्क 5% के आसपास उसकी ग्रोथ हो रही है हर साल, और उसमें कोई एमएसपी नहीं है। सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट क्या है एग्रीकल्चर का? फिशरी। 8% से ग्रोथ हो रही है पिछले 10-12 साल से, 8% पर एनम, 8.2% टू बी एग्जैक्ट। उसमें कोई एमएसपी नहीं। नेक्स्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट इज पोल्ट्री, कोई एमएसपी नहीं है। उसके नेक्स्ट मिल्क, डेयरी, कोई एमएसपी नहीं है। उसके बाद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आता है, कोई एमएसपी नहीं है। लेकिन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पेरिशेबल है, वो उगाने से इनकम 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 10 गुना ज्यादा मिल सकती है। आप मिलेट उगाइए या पपाया उगाइए, इनकी जो इन्होंने यहाँ पे किया है वो 10 टाइम्स इनकम कह रहे हैं बढ़ गई फार्मर की, ठीक है। लेकिन उसकी समस्याएं क्या है? अगर ज्यादा पपाया उग गया एकदम और बढ़ गया तो प्राइस लुढ़क जाएगा नीचे। तो उसके लिए आपको जो स्टोर हो सकता है, जैसे आलू है वो तो 1 साल स्टोर करते हैं, सेब है स्टोर हो जाता है, लेकिन पपाया कितनी देर स्टोर कर सकते हो? कस्टर्ड एप्पल कितनी देर स्टोर कर सकते हो? तो आपको प्रोसेसिंग में जाना पड़ेगा, डिहाइड्रेशन में जाना पड़ेगा, तो उसकी प्रोडक्ट फॉर्म चेंज करनी पड़ेगी ताकि 1 साल तक ये रह सके। नहीं तो प्राइस वॉलेटिलिटी इतनी होगी कि ये समय आ जाएगा कि भाई कुछ नहीं मिल रहा, ये तो पेड़ उखाड़ के फेंको, पेरिशेबल है ना। तो उसके लिए पूरी वैल्यू चेन खड़ी करनी पड़ती है। जैसे मिल्क के लिए, मिल्क के लिए क्या होता था? कुरियन साहब ने क्या किया कि हर गांव में पहले कलेक्शन होगा, फिर उसको इमीडिएटली भेजा जाएगा, उसकी पेस्चराइजेशन होगी, होमोजेनाइजेशन होगी और ट्रक के थ्रू दिल्ली में, मुंबई में वहां भेजा जाएगा। 24 घंटे के अंदर ये काम हो जाता सारा का सारा। उसी तरह से फ्रूट्स वेजिटेबल में तो फार्मर की इनकम बढ़ सकती है, लेकिन वो मिलेट से या गेहूं से या चावल से नहीं बढ़ेगी। वो बढ़ेगी अगर आप फल लगाएंगे, सब्जियां लगाएंगे, लेकिन वो पेरिशेबल है, इसलिए पूरी वैल्यू चेन की समझ होनी चाहिए। और उसी ये जो इन्होंने काम किया है ये बहुत सराहनीय है, और वही देखने हम आए हैं कि भाई किस तरह से इनकम आपने बढ़ाई है और अभी और कितनी बढ़ सकती है। और पूरा बीड डिस्ट्रिक्ट किस चीज के लिए फेमस हो सकता है? चाइना में क्लस्टर अप्रोच है, एक डिस्ट्रिक्ट एक ही कमोडिटी बनाती है और सारा इकोसिस्टम उसका उसी के हिसाब से बैठ जाता है। तो कुछ चीजें हैं जो इवॉल्व हुई हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कुछ करनी पड़ेंगी अगर इनकम बढ़ानी है। जिस समय देश को जरूरत थी अनाज की,
तो ग्रीन रेवोल्यूशन आया, अनाज आया। आज इतना अनाज है हमारे पास के रखने की जगह नहीं है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास जितना बफर स्टॉक नॉर्म है उनका रखने के लिए, उससे 4 गुना ज्यादा चावल का भंडार पड़ा हुआ। और चावल को अब हम एथनॉल में झोंक रहे हैं। चावल की इकोनॉमिक कॉस्ट हमें 42 रुपए पड़ती है एफसीआई को, और वो 23 रुपए में बेच रहे हैं एथनॉल प्लांट्स को। जरूरत से ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ पल्सेस इंपोर्ट कर रहे हैं, एडिबल ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इंसेंटिव जो है, क्योंकि सब्सिडी जो फर्टिलाइजर की है वो सबसे ज्यादा मिलती है चावल को। पानी फ्री, पावर फ्री, मासिव सब्सिडी ऑन यूरिया, और जो पल्सेज हैं, ऑयल सीड्स हैं, उनको उतना फर्टिलाइजर चाहिए नहीं, वो खुद नाइट्रोजन फिक्सिंग है। लेकिन सरकार का इंसेंटिव उस तरह का हो कि जो सब्सिडी जा रही है राइस को, अगर उस तरह की सब्सिडी मिल जाए पल्सेस को और ऑयल सीड्स को, तो इस देश में अपने आप बैलेंस हो जाएगा। तो इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स चेंज करने हैं, पॉलिसीज चेंज करनी है, जिससे किसान की इनकम बढ़ सके और मोर न्यूट्रिशियस फूड पैदा किया जा सके। लेकिन जैसे न्यूट्रिशन और प्रॉफिट चाहिए किसान को, उसी हिसाब से प्लेनेट को सॉइल बचानी है, पानी बचाना है, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम करनी है। तो ये उद्देश्य है हमारा, जिसपे हम रिसर्च करते हैं और डिफरेंट पॉलिसीज को देखते हैं, प्रोडक्ट्स को देखते हैं, प्रैक्टिसेस को देखते हैं, पार्टनरशिप्स को देखते हैं। तो जो इनका काम है बहुत उल्लेखनीय है, इस पे जितना आप बता सकते हो। लेकिन सिर्फ 20 डिस्ट्रिक्ट से आगे जाने में कितना टाइम लगेगा? अभी तो 20 डिस्ट्रिक्ट में भी पूरा नहीं है। 4 डिस्ट्रिक्ट और क्यों नहीं ऐसी हो सकती? और फिर यहाँ पे इतना हो कि यहाँ से एक्सपोर्ट हो सीधा। डोमेस्टिक मार्केट में इस समय ग्रेप्स की कहानी 30 रुपए 35 रुपए किलो फार्मर बेच रहा है, और वो ही एक्सपोर्ट मार्केट के लिए बेचता है तो 60 रुपए 65 रुपए मिलता है उसको किलो। लेकिन बाहर भेजने के लिए फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स चाहिए, पैकेजिंग चाहिए, एक ढंग का सेट चाहिए, तो वो करना पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट हब क्यों नहीं बन सकता? सीधा यहाँ से इनका जो कैचमेंट एरिया है वहां से एक अच्छा एक्सपोर्ट हब बन जाए, और यहाँ से सीधा एयरलिफ्ट होके पहुंच जाए आपके गल्फ कंट्रीज में या आगे यूरोप में पहुंचे, तो आपको प्राइस जो मिल रहा है यहाँ पे उसका डबल प्राइस मिल सकता है फार्मर को। तो उस दृष्टि से कुछ काम कर रहे हैं हम। एपीडा के लिए भी अभी रशिया ने खोल दिए हैं दरवाजे, तो रशिया के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या भेज सकते हैं हम। अब कई चीजों में हम नंबर 1 है, बनाना यहाँ का नंबर 1 है, लेकिन एक्सपोर्ट 1% भी नहीं है। मैंगो में नंबर 1 है हिंदुस्तान, और मैंगो से थोड़ा सा एक्सपोर्ट होता है, लेकिन किस फॉर्म में होता है? 80% 75% जो है वो पल्प की फॉर्म में एक्सपोर्ट होता है। तो पल्पिंग के लिए कौन सा मैंगो सही है? वो तोतापुरी चाहिए। टेबल मैंगो डिफरेंट है, अल्फेंसो है या केसर है, लेकिन उसकी पैकेजिंग हर एक की एक डिफरेंट है। कहाँ तक जा सकता है? जहाँ अगर यूएस को जाना है तो कहते हैं इरेडिएशन होके आए, तो उसकी फैसिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो वो तभी होती है जब एक जगह क्लस्टर बन जाता है कि ये मैंगो क्लस्टर है, ये बनाना क्लस्टर है, ये मौसमी क्लस्टर है, तो फिर इकोसिस्टम पूरा उसके आसपास खड़ा हो जाता है। प्रश्न असेल तर आपके कुछ प्रश्न हो तो
सर यहाँ के ज्यादातर किसानों को जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो नुकसानी हो रही है और जो यहाँ पे फसल होती है, जैसे इन्होंने की वो मैं करता हूँ, मैंने की ये करते हैं, जो इसमें जो डिफरेंट होना चाहिए, डाइवर्सेशन होना चाहिए, तो ये यहाँ पे किसान को मालूम है। इसलिए हमारा क्या होता है कि एक ही फसल आ गई, उसकी जो आय है वो कम होती है। आप व्यवसाय में भी काम करते हैं, तो इन यहाँ के किसानों की आय बढ़ने के लिए मैं कल से जैसे काम कर रहे हैं, तो जैसे मैंने काम चालू किया है कि यहाँ की किसानों की आय बढ़ने लगी है, और जो मगर इसका जो न्यूनतम मूल्य है उसका जो किसानों के प्रोडक्ट्स को मिलना चाहिए उसमें भी कुछ कम ज्यादा है। तो इसके बढ़ने के लिए कुछ आपके हिसाब से कुछ हो सकता है? तो दो क्वेश्चन आपने पूछे, एक क्लाइमेट चेंज का और एक किसान की आय किस तरह से बढ़ सकती है। क्लाइमेट चेंज का देखिए वो तो हमारे सर पे है, ठीक है। किसान को बचाने के लिए कुछ तो एडाप्टेशन पॉलिसीज हैं, जो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर हम कहते हैं, वो उस तरफ चले। लेकिन इंश्योरेंस इमीडिएट चाहिए, क्योंकि ये नेचर का रिस्क है। उसके लिए एक पूरा ब्लूप्रिंट हमने बनाया था, और उस समय जो ये पीएम फसल बीमा योजना शुरू हुई उसके बेस पे, लेकिन इसमें अभी तक टेक्नोलॉजी सेट नहीं हुई है। ऑल वेदर स्टेशन चाहिए जो हर 15 मिनट में आपको ट्रांसमिट करें डाटा। स्पेस टेक्नोलॉजी चाहिए, उसका यूज करें। तो जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो कहती हैं अभी जो आपकी लॉस असेसमेंट है, डैमेज असेसमेंट, ये पटवारी बेस्ड है और उसमें बहुत हेराफेरी है, इसलिए हम प्रीमियम कम नहीं कर सकते, क्योंकि आपका सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, एज सिंपल एज दैट। मेरा काफी इससे वास्ता रहा है, क्योंकि ये फसल बीमा योजना का आधार और हम ही ने प्रेजेंटेशन दी थी उस समय फाइनेंस मिनिस्टर को, तो हुआ तो उसमें काफी दुरुस्त, क्योंकि हमारा देश जो है ना काफी करप्ट है। वो एंटी करप्शन जो इन्होंने शुरू किया था इसलिए शुरू किया और बंद भी उसी लिए कर दिया। तो इसमें दो राय नहीं है कि हमारी, तो क्लाइमेट चेंज का फार्मर को बचाने के लिए इंश्योरेंस की पॉलिसी, जो पॉलिसी है लेकिन दुरुस्त नहीं है, एक उसमें टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन चाहिए अच्छा, क्योंकि इसमें ह्यूमन एलिमेंट कम से कम होना चाहिए। सरकार कुछ सोचती है, कुछ इम्प्रूव करती है। महाराष्ट्र में मुझे याद है उस समय चीफ सेक्रेटरी थे आपके मिस्टर जैन, DK जैन, तो उन्होंने कहा हम लगा रहे हैं, कर रहे हैं। मैंने पूरा बजट बना के दिया था देश का, कितना लगेगा, किस तरह से है, और सैटेलाइट से आप प्लैनेट लैब के लियोज होते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट्स, अगर वो करें तो हर प्लॉट को आप कंटिन्यूस मॉनिटर कर सकते हैं। हमारे इसरो का जो सैटेलाइट है वो 23 दिन के बाद आता है उस प्लॉट पे। तो इसरो से मैंने उस समय बात की थी, तो कहते हम कंटिन्यूस नहीं कर सकते। फिर ये प्लैनेट लैब वाले बनाते हैं लो अर्थ ऑर्बिट्स, तो वो छोड़ देते हैं, कई 25-30 छोड़ देते हैं, और लो, और तो वो इंडिया ने नहीं अडॉप्ट किया, तो फिर वो पटवारी तो आपको पता है। दूसरा क्वेश्चन आपने किया कि आय कैसे बढ़े, अगर वो मौसमी ज्यादा उगाएगा प्राइस गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि डिमांड ये देख नहीं रहे, ये तो प्रोडक्शन देख रहे हैं। तो प्राइस तो डिसाइड होगा डिमांड सप्लाई से, और डिमांड को ट्रैक करना मुश्किल काम है, इजी नहीं है वो। और जिस दिन ज्यादा प्रोडक्शन हो गया, हम तो बड़े खुश हैं, इतना प्रोडक्शन हो गया, रिकॉर्ड प्रोडक्शन, और जैसे ही रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ प्राइस गिरना शुरू हो जाता है, तो फार्मर की इनकम वहीं की वहीं और कम हो जाती है कई बार। इस साल अभी जो कह रहे हैं देश की इन्फ्लेशन बड़े कंट्रोल में है, इसलिए कंट्रोल में पता है आपको, डाटा देखिए, 299 कमोडिटीज के बेस पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बनता है, उसमें एग्रीकल्चर इज ए नेगेटिव, मतलब एग्रीकल्चर के प्राइसेस नीचे गिरे हैं। और सबसे ज्यादा किसके गिरे हैं? टॉप, टमाटो, अनियन, पोटैटोस,
तो इन तीनों से पूछ लीजिए जो उगा रहे हैं क्या हो रहा है, पिट गए। प्रोडक्शन अच्छा है, रिकॉर्ड प्रोडक्शन। तो आप उसके लिए प्रोसेसिंग चाहिए, कोल्ड स्टोरेजेस चाहिए। अब आलू तो आप 1 साल तक कोल्ड स्टोरेज में रख सकते हो, लेकिन एप्पल कस्टर्ड को कैसे रखोगे, कितनी देर रखोगे? तो उसको आप को प्रोसेस करना पड़ेगा। अनियन है, उसको डिहाइड्रेट करके 1 साल तक रख सकते हो। तो आप जब तक डेवलप्ड कंट्रीज में 80% एग्रीकल्चर प्रोसेस होती है, 80%, हमारे यहाँ 15% से कम होती है, इसलिए वेस्टेजेस होती है। ज्यादा प्रोडक्शन हो गया तो कोलैप्स, प्राइसेस कोलैप्स, रखने की जगह नहीं तो वेस्टेज होगा। तो ये मुद्दे हैं जो 1 दिन में 2 दिन में सॉल्व नहीं होंगे, लेकिन उस पर ध्यान दिया जाए। अभी तक जो इनका फोकस था कि मिलेट से उठा के आपको कस्टर्ड एप्पल पे लाए, तो इनकम 10 गुना बढ़ सकती है। लेकिन अब जो ध्यान देना पड़ेगा प्राइसिंग एंड प्रोसेसिंग, तब जाके स्टेबलाइज होगा सिस्टम। नहीं तो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, प्रॉब्लम चलती रहेगी। और कोई क्वेश्चन? सर आपने अभी बताया कि कस्टर्ड एप्पल हो या पपाया हो, ऐसी चीजों को 1 साल तक स्टोर करना चाहिए, लेकिन क्या ये संभव है? वह हेल्दी रहेगा इतना दिन तक स्टोर किया? नहीं, मैं प्रोसेसिंग कह रहा हूँ। अभी मुझे इन्होंने दिखाया कि बनाना का पाउडर बना दिया, ठीक है। अब बनाना का पाउडर, पहले तो कंज्यूमर को ही नहीं पता कि ये क्या बनाना कैसे है। हम तो बनाना खाते हैं, केला खाते हैं। अब पाउडर क्या होता है, उसको कैसे लेना है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, हम घर में एक चीज हर सब्जी में, हर दाल में डालते हैं, क्या? हल्दी, ठीक है। मैं अभी कुछ देर पहले यूएस में था, तो वहां एक बहुत बड़ा स्टोर है कॉस्टको, यहाँ होलसेलिंग चलती है। तो इतनी बड़े शेल्फ, ऊपर तक टॉप जितना ये है इससे 6 गुना ऊपर होता है उसका शेल्फ। वहां पे मैंने क्या देखा, टर्मरिक टैबलेट्स, इतनी सी बोतल है, 100 या 150 टैबलेट्स थी उसमें, $40 प्राइस है। $40 का मतलब है 90 से गुना कर लो, 3,600 रुपए का वो एक बॉटल टर्मरिक टैबलेट। क्योंकि वहां सप्लीमेंट्स लोग खाते हैं, विटामिन सी के टैबलेट खा लो, ये मैग्नीशियम खा लो, ये खा लो, वो खा लो, जो बॉडी में कमी हो रही है। टर्मरिक, अब वही टर्मरिक में क्या चीज है, कुरकुमिन कंटेंट है, वो एक जगह 3% है, और मेघालय में जाएंगे लैकोडाउन का कुरकुमिन कंटेंट 6-6.5% है। उसके बेस पे प्राइसिंग होती है। तो वो उसका एक्सट्रैक्ट करके उसको टेबलेट की फॉर्म में दे दिया। हम घर में क्या करते हैं सर्दी में, मैं तो अभी भी दूध पीता हूँ रात को, तो 1 चम्मच हल्दी डाल लेता हूँ, ठीक है। लेकिन वहां ये रिवाज नहीं है, यूएस में तो टेबलेट्स खाने का रिवाज है। आप टेबलेट बना तो उसका पता भी नहीं चलता टेबलेट का। अब वो टेबलेट बना के जो इनको पैसा मिल सकता है, और जो हल्दी बेचने में पैसा मिलेगा, उसमें जमीन 100% का डिफरेंस हो जाएगा। लेकिन वो प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी ना, उसकी मार्केटिंग कैच करनी पड़ेगी। आज से 10 साल पहले मैंने कभी नहीं देखा था कि टर्मरिक की टैबलेट्स यूएस में बिकेंगी। तो आपको हर चीज का, अभी मुझे इन्होंने दिखाया मोरिंगा का पाउडर बना रखा है, अभी मोरिंगा के टैबलेट भी बना दो। अब मोरिंगा का पाउडर कैसे खाना है, उसकी रेसिपी, उसकी प्रोडक्ट इनोवेशन ट्रायल्स करने पड़ेंगे ना, कि किस तरह से खाया जाए।
और उसकी न्यूट्रिशन क्या है? तो भाई मोरंगा तो एक संजीवनी है, लेकिन वो सांबर में जब करके और खींच के फिर वापस रखते हो, वो सीधा ही उसमें से एक्सट्रैक्ट निकाल के उसकी टेबलेट बना दो या किसी फॉर्म में दो। तो ये प्रोडक्ट इनोवेशन इज ए पार्ट ऑफ एवरी कमोडिटी, खास तौर से जो पेरिशेबल है। मैं डेयरी स्टडी कर रहा था, तो डेयरी में मैं हॉलैंड गया फार्मर के घर में, उसके पास 200 गाय थी और 2 आदमी सिर्फ उसको संभाल रहे थे। फार्मर मेरे उम्र का था, 70, उसका लड़का और उसकी बहू, बस, और एक छोटा लड़का 5 साल का खेल रहा था। 200 का उसको संभालने के लिए हस्बैंड वाइफ, दैट्स ऑल। हर चीज मैकेनाइज्ड है। दूध निकालना है, मशीन लगी हुई है, कंप्यूटर लगा हुआ है कि इस गाय ने क्या खाया था और कितना दूध दिया है, वो सारा रिकॉर्ड हो रहा है। उसके बाद दूध देने के बाद वो अपना शेड में जाती हैं, उनके वो लगे हुए हैं, ब्रशेस लगे हुए हैं, और वो ऐसे जाती है, अपनी खुजली करती है, ब्रश लगे हो, इतना बड़ा बड़ा घूम रहा है, आराम से घूम रही है, और कोई गंदगी नहीं, कोई कुछ नहीं, नीट एंड क्लीन सबका रखा। इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। फिर मैंने कहा इतना दूध जो है 200 गाय का आप रोज निकाल रहे हो, जा कहाँ रहा है, कहाँ बेचते हो? कहते नहीं बेचने की जरूरत नहीं। मैंने कहा बेचने की जरूरत नहीं, क्या कर रहे हो? कहते दूध बेचने में फायदा ही नहीं है। फिर क्या करते हो? कि चीज बनाते हैं। नहीं कहा घर में चीज बनाते हो? हाँ। वो ले गया मुझे, इतना बड़ा उसका वो था, घूम रहा, और वो चीज बना रहा, गौडा चीज। अगर हॉलैंड का आपने देखा हो गौडा चीज, उनके एयरपोर्ट पे भी इतना बड़ा बड़ा, जैसे हमारे गुड़ की ढेली बनती है ना इतनी बड़ी, ऐसे उनका गौडा चीज बनता है। और उसमें वो लाल मिर्च भी डाल रहा है, काली मिर्च भी डाल रहा है। कहता है ये टेस्ट बनाने के लिए इंडियंस को बड़ा पसंद आता है। और एक गौडा चीज ये लीजिए, ये $25 का है, ये $30 का है, ये। तो कहते हैं इसमें हमें फायदा। और उसने वो लगा रखा वहां पे, ऐसे जैसे वाइन बॉटल्स रखी होती है ना, ऐसे उसने चीज की लाइन लगा रखी डेलियों की। कहता है ये 1 साल जिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, खराब नहीं होगा। तो हर कमोडिटी में आपको सोचना पड़ेगा, प्रोडक्ट इनोवेशन करनी पड़ेगी कि इसकी शेल्फ लाइफ कैसे बढ़ेगी, और उसमें आपको फायदा। और कोई प्रश्न न हो तो आगे बढ़े। सर गवर्नमेंट हमीभाव शेतकऱ्यांना डिक्लेअर होतो, क्या? हमीभाव FRP, MSP, ओके। इतना जो डिक्लेअर किया उसमें बाद में किसान जब सोयाबीन कपास मार्केट में लेके जाता है, वो ग्रेड उसको देते हो, और जो हमीभाव उतना मिलता नहीं, उसमें क्या MSP जो है डिक्लेयर किया हुआ वो फार्मर को नहीं मिलता है। अभी तक 4-5 साल से जो डिक्लेयर है उसको उतनी को मिलते नहीं, उससे कम आता है। देखिए, जो MSP का फिलॉसफी थी, ठीक है, मैंने 40-45 साल पहले इसके ऊपर PhD भी की, और फिर उसके बाद उसका मैं चेयरमैन भी बना। यही काम करता था मैं MSP। MSP का फिलॉसफी क्या थी? जिस समय हम 60s में, ये 1965 में शुरू हुआ था, और हमारे पास खाने के लिए वीट नहीं थी, बाहर से 10 मिलियन टन इंपोर्ट कर रहे थे और पैसा नहीं था खरीदने का, तो PL 480 जो लंबी कहानी है, ह्यूजली डिपेंडेंट थे हम US के ऊपर, नहीं तो मिलियंस वुड हैव डाइड इन दिस कंट्री, मिलियंस ऑफ पीपल। तो गवर्नमेंट ने उस समय एक बड़ा डिसीजन लिया कि बाहर ऐसे सीड्स हैं जो हाई यील्डिंग वैरायटी जिसको कहते हैं,
वो बाहर से मंगवाए गए मैक्सिको से 18,000 टन का शिपमेंट हुई थी, जो दुनिया की सबसे बड़ी सीड की शिपमेंट हुई थी उस जमाने में। नॉर्मन बॉरलॉग, अगर नाम सुना हो, उसको नोबेल प्राइज मिला था पीस का, क्योंकि एग्रीकल्चर का नोबेल प्राइज ही नहीं है, तो इसलिए पीस का दिया कि इसने इतने मिलियन लोगों की जान बचा दी जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ। नहीं तो कम से कम यहाँ करोड़ों आदमी मर जाते भूख से। तो जब वो टेक्नोलॉजी आई तो वो वीट के लिए आई पहले, ठीक है। तो सरकार ने कहा जब ये टेक्नोलॉजी लगेगी तो उस समय प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा कीमत गिर जाएगी, तो फिर फार्मर कहेगा इसको फायदा क्या है अडॉप्ट करने का, पीछे हो जाएगा, लेकिन देश को जरूरत है। तो उन्होंने 2 इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए थे, एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये एक 8 जनवरी 1965, दूसरा एक हफ्ते के बाद क्रिएट किया गया FCI। तो जब ये क्रिएशन हुई और पंजाब को सीड्स दिए गए, प्रोडक्शन एकदम बढ़ गया। उन्होंने कहा अब करें क्या, इस प्रोडक्शन को जगह ही नहीं है कहीं रखने की। तो आपको पता है वहां के प्राइमरी स्कूल्स बंद करने पड़े सारे, और वो स्कूल के जितने क्लासरूम्स थे दे बिकेम द फर्स्ट गोडाउन्स ऑफ द व्हीट रिवोल्यूशन जो आया देश में, ठीक है। क्योंकि सरकार ने ये कहा था कि प्राइस गिरना नहीं चाहिए, फार्मर को खूब फायदा हो, ताकि जल्दी से जल्दी वो इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें और देश अमेरिका पे डिपेंडेंट नहीं रहे, भूखे मर जाएंगे नहीं तो। 5 साल में हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए। पहला शिपमेंट आया था 66 में, तो 67 की पहली क्रॉप थी जो मार्केट में आई थी 1 अप्रैल से। 5 साल लगे, बाई 72 वी वर सेल्फ सफिशिएंट इन व्हीट एंड राइस। राइस आया था ईरी से, IR8 के नाम से, जो लॉस बैनियोस में इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहां से। गुरुदेव खुश का नाम सुना है? मिशेल एंड गुरुदेव खुश, उन्होंने वो इन्वेंट किया था, और वीट किया था नॉर्मन बॉरलॉग ने। तो नॉर्मन बॉरलॉग को तो बड़ी फेम भी मिल गया, नोबेल प्राइज भी मिल गया, लेकिन गुरुदेव खुश और मिशेल को इन्होंने बाद में दिया, नोबेल प्राइज नहीं दिया, वर्ल्ड फूड प्राइज दिया। वो एक इंडियन है उसमें, गुरुदेव खुश, राइस की वेराइटी जिसने डेवलप की थी। तो ये सिलसिला था व्हीट राइस के लिए सिर्फ। फिर लोगों ने शोर मचाना, वो पॉलिटिशियन कहता है ये भी इंक्लूड कर दो, ये भी इंक्लूड कर दो, तो 22 कमोडिटी 23 कमोडिटीज इंक्लूड कर दी। अब कोपरा के लिए भी MSP बन रहा, तो इसके लिए भी दे दो। सरकार की इतनी हिम्मत ही नहीं कि हर कमोडिटी की MSP को मेंटेन कर सके ऑल ओवर इंडिया, हिम्मत ही नहीं है, लगा लो दम। आपको पता है बिहार में राइस का प्राइस हर साल 25%, 20% MSP से नीचे होता है। बिहार का फार्मर कभी चिल्लाता है? सुना कभी? क्योंकि मैं नीतीश कुमार से मिला, मैं उस समय सरकार में था, उनके घर गया, मैंने कहा भैया यहाँ पे क्या हाल हो रहा है, 25% कम है MSP से, आप यहाँ पे स्ट्रक्चर खड़ा करो। कहते नहीं मैं नहीं करूंगा, ये सारा डन ऑफ करप्शन है। बिहार से ट्रेन चलती है पंजाब, वहां राइस आता है पैडी, और वो MSP पे बिकता है। प्राइम मिनिस्टर को मैंने लिखा इस चीज के ऊपर कि क्या हो रहा है इस देश में। कहते हैं वेर विथल ही नहीं है, सरकार हर कमोडिटी, 2 कमोडिटी को MSP नहीं दे सकती सारे हिंदुस्तान में, 2 कमोडिटी को व्हीट। लेकिन अब वो स्थिति नहीं है, हम उस स्थिति में नहीं है कि हमारे पास खाने के लिए नहीं है। तो जिस चीज की वैल्यू उस समय थी, वो पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट उस समय ठीक था, आज उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जो कुछ देना है आपने वो सीधा किसान की जेब में दे दो, और बाकी उसको कहो वो चीज प्रोड्यूस करे जिसकी डिमांड है। अब पंजाब का किसान क्या कर रहा है? अब वहां पुराना सिस्टम बैठा हुआ है, जो भी प्रोड्यूस करेगा वो सरकार को सर में मारेगा।
ठीक है। अब देश को जरूरत है या नहीं है उसका कोई लेना देना नहीं, वो कहता उठा के यहां से फेंक दो, आप समुद्र में फेंको, जहां मर्जी फेंको, मेरे से उठाओ, नहीं तो मैं सड़क पे आ जाऊंगा। तो सरकार पुराना सिस्टम बना हुआ है, ले लेती है। बिहार का भी मैंने बताया ना, बिहार मैं चेयरमैन था उस समय जब गया, और वहां पे किसान भेज रहे हैं, पूरी ट्रेन की ट्रेन जा रही है। फिर मैंने पंजाब के फूड मिनिस्टर से मीटिंग की, मैंने कहा ये क्या हो रहा है? कहता है हमें पता है, हमें टैक्स मिलता है सरकार से, 14% टैक्स लगा रहे थे उस समय ये पंजाब वाले। कहते 5,000 करोड़ रुपया हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से टैक्स के भाव मिल जाता है, हम फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे देते हैं, और सारे वोट हमारे, पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का। ये पॉलिटिक्स हो रही है। तो ये जो नीति उस समय की थी, आज नहीं चल सकती, लगा लें कितना मर्जी जोर। अगर आपको इनकम बढ़ानी है तो आपको बाजार देखना पड़ेगा, और वो चीज उगाइए जिसकी डिमांड बढ़ रही है। जब आपके पास पैसा आता है तो 4 चपाती से 6 चपाती नहीं खाते आप, 4 से 3 पे आते हैं, 3 से 2 पे आते हैं, और हमारी उम्र में आते आते 1 ही चपाती मिलती है मुझे। जिस दिन मैं रात को 2 मांग लेता हूँ तो वाइफ कहती क्या बात है, आज लंच नहीं किया था। तो किस चीज आपकी थाली में क्या आएगा? चपाती और चावल कम हो जाएगा, और आपकी थाली में आएगी दही, आपकी थाली में आएगा फ्रूट, आपकी थाली में आएगा चीज, आपकी थाली में आएगा मक्खन, और जो मीट खाते हैं अंडा और मीट आएगा, फिश आएगी। सबसे फास्टेस्ट क्या चीज ग्रो कर रही है एग्रीकल्चर पता है? मैंने अभी बताया फिश, 8% की ग्रोथ है पर एनम, और सीरियल्स की ग्रोथ 2% से कम है। तो आप वो चीज उगाइए जिसकी डिमांड बढ़ रही है, रास्ता वो है। लेकिन अब फ्रूट्स हैं, उसकी डिमांड बढ़ेगी, लेकिन फ्रूट्स पेरिशेबल है। दूध की डिमांड बढ़ेगी, पेरिशेबल है, तो एक सिस्टम खड़ा करना पड़ेगा वैल्यू चेन का। तो जब तक आप वो प्रोसेसिंग पार्ट नहीं बनाएंगे तो मार खाएंगे। तो एमएसपी 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 रोते रहो। 4 स्टेट से ज्यादा, 5 स्टेट से ज्यादा एमएसपी नहीं मिलता। पंजाब, हरियाणा, पैडी में तेलंगाना फंस गया, और जो एमएसपी लेगा वो डूबेगा। पंजाब में क्या हाल हो रहा है पता है आपको? वाटर टेबल 1.5 फुट हर साल नीचे जा रही है। जब पैडी उगती है वहां वो बना देते हैं पूरा पॉन्ड, वो मीथेन जनरेट करती है जबरदस्त, और उसके ऊपर 250 किलोग्राम जब फर्टिलाइजर डालते हैं और सारा नाइट्रोस ऑक्साइड बनती है, 1 हेक्टेयर ऑफ पैडी पे 5 टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट्स ग्रीन हाउस गैस एमिशंस निकलती है। इट्स पॉइजन। और जो नीचे जा रहा है ग्राउंड वाटर, उसको कंटामिनेट कर रही है, उससे थायराइड हो रहे हैं, डायबिटीज हो रही है, कैंसर हो रहा है। पंजाब से कैंसर ट्रेन चलती है, हर रोज बीकानेर जाती है। तो एमएसपी का ये रिजल्ट होगा। इसलिए फ्रूट उगाओ, पपाया खाओ, सेहत के लिए अच्छा। लेकिन पपाया से कुछ ऐसी चीजें निकाल लो कि जब पपाया का ज्यादा प्रोडक्शन हो, प्राइस गिरेगा, मैं बता दूं। प्रोसेसिंग करो, तो प्रोसेसिंग के लिए तैयार रहो। जाम बनाओ, जो भी बनाना है, कई चीजें बन सकती हैं, और पपाया तो बहुत ही गुणवान। ड्रमस्टिक अच्छे वैसे। ड्रमस्टिक देखिए, जितने फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम आर वेरी गुड, लेकिन उसको प्रमोट करना, उसको
कंज्यूमर को बताना उसका बेनिफिट क्या है। अब आप कहोगे मोरंगा की पाउडर बेच रहा हूं मैं, वो पहले तो कंज्यूमर कर ये क्या कहा आपने, बनाना का पाउडर बेच रहा हूं, ये क्या चीज है। तो आपको टेस्ट कराना पड़ेगा ना लोगों को। बड़े बड़े स्टोर्स में यूएस में जाते हैं हम, तो वहां एक लेडी खड़ी होती है, वो हर चीज टेस्ट करा रही होती है जो भी नई प्रोडक्ट आती है। अब यहाँ भी रिवाज कुछ शुरू हो रहा है बड़े बड़े मॉल्स में, तो आपको एडवर्टीजमेंट देनी पड़ेगी, नई चीज आई है, ये इस तरह से है, खाइए इसको, ये फायदा है। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। डिमांड ड्रिवन बिजनेस विल सक्सीड, supply driven system based on so called minimum support price is going to cave in. एक और कारण बता दूं, एमएसपी में एक और प्रॉब्लम क्या है। एक तो महाराष्ट्र की प्रोडक्टिविटी है लो, तो कॉस्ट है हाई। मैं नाम नहीं लेना चाहता, आपके एक चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने मुझे एक सैटरडे में कॉल किया कि भाई अशोक भाई कुछ हेल्प करो, हमारे फार्मर्स जो हैं बड़े परेशान हैं। मैं क्या हो गया सर? मैं सरकार में था उस समय, चेयरमैन था एमएसपी का। तो ये 2012-13 की बात है, अब आप सोच लो कौन हो। तो मैंने कहा क्या हुआ? कहते वो कॉटन के फार्मर्स हैं हमारे, वो कह रहे हैं हमारी कॉस्ट तो बहुत ज्यादा है और एमएसपी तो बहुत कम मिलता है हमें। तो मैंने कहा बताइए फिर क्या? कहते हैं कम से कम वो कह रहे हैं 30-40% तो प्राइस बढ़ाई है। तो मैंने कहा 30-40% अगर प्राइस बढ़ता है एमएसपी का, तो पता आपको गुजरात में क्या होगा? सारा गुजरात सिर्फ कॉटन ही उगाएगा और कुछ नहीं उगाएगा। गुजरात की प्रोडक्टिविटी आपसे 60-70% ज्यादा है, तो उसकी कॉस्ट कम है, उसको प्रॉफिट। आपने कभी सुना गुजराती फार्मर कॉटन का कभी सुसाइड करते हुए? वो तो कहते हैं मजे लग गए मेरे, इतनी वहां तो गाड़ियां खड़ी हो गई कॉटन के कारण। बीटी कॉटन का जो सबसे सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हुआ है वो गुजरात में हुआ। डिसीजन लिया वाजपेयी साहब ने 2002 में, बीटी कॉटन इंट्रोड्यूस किया। आपको पता है गुजरात की एग्रीकल्चर रेट ऑफ ग्रोथ 2001-2 से लेके 13-14 तक, जब मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे, एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट क्या थी पता है आपको? 9.2% पर एनम। दुनिया में कभी नहीं सुनेंगे इतनी हाई रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर। और उसी एग्रीकल्चर की ग्रोथ के कारण मोदी जी 3 बार चीफ मिनिस्टर बने, ये बता दूं मैं। और उसका सबसे ज्यादा ग्रोथ का कंपोनेंट कहां से आ रहा था? कॉटन से। समझे? तो उनकी प्रोडक्टिविटी हाई, वो जो एमएसपी मिल रहा है उसमें माला माल हो रहे हैं। उसका कारण क्या था? आपकी कॉटन इरिगेशन थी 3%, उनकी कॉटन उस समय इरिगेशन थी 58%, तो प्रोडक्टिविटी उनकी आपसे इतनी ऊपर। तो मैंने कहा सर ये प्राइस बढ़ाने में महाराष्ट्र का अलग तो प्राइस नहीं दे सकता, आप दे सकते हैं, बोनस दे दीजिए अपने बजट से, सरकार के बजट से। तो ये नहीं हो सकता, वो तो सर पूरे देश के लिए होगा, और वो होगा तो गुजरात के तो लप्पे लग जाएंगे जबरदस्त, और आप फिर पीछे के पीछे। तो मैंने कहा इरिगेशन में इन्वेस्ट कीजिए, आपको इरिगेशन चाहिए ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। अब इरिगेशन की कहानी रहने ही दो, बाकी क्या हुआ वहां। तो ये एमएसपी जब बनाया जाता है, एमएसपी, क्योंकि मैं एक्सरसाइज वही करता था, तो सब स्टेट्स की कॉस्ट ली जाती है। जितने मेन, मान लीजिए 10 स्टेट हैं जो कॉटन उगा रहे हैं, तो हर एक की कॉस्ट देखी जाएगी। नॉर्मली जिसकी प्रोडक्टिविटी हाई होती है कॉस्ट नीचे चली जाती है, पर यूनिट कॉस्ट देखते हैं, ठीक है। और उसका वेटेड एवरेज लगता है वहां प्रोडक्शन कितना है। आपके यहाँ एरिया सबसे ज्यादा है और प्रोडक्टिविटी सबसे कम है,
क्यों? इरिगेशन नहीं है, ड्राई में क्या मिलेगा? ड्रिप लगाओ ना वहां। ये बैठे हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी डबल हो जाएगी। सो ये जो एमएसपी बिजनेस है, पहले उसको अंडरस्टैंड कीजिए कि ये सब स्टेट्स, राइस की यही कहानी होती है। हमें कई स्टेट्स बोलते थे कि राइस, पंजाब की प्रोडक्टिविटी देखिए राइस की क्या है। हमारे इधर सोयाबीन, कपास और उसको ज्यादा प्रोडक्ट लेते हैं किसान। ठीक है, अब शिवराज सिंह चौहान जी आए ना यहाँ पे, आपने उनको कहा, अब दिला दिया उन्होंने एमएसपी, आपको मिल गया? नहीं मिला। करो, थोड़ा बहुत जहां प्रेशर पड़ता है करते हैं, ये नहीं करते। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, वो खरीदना शुरू कर देती है कुछ थोड़ा बहुत। अब सोयाबीन, वो कहते हैं सोयाबीन खरीद के फिर सरकार क्या करे इसका? आप तो कहते हैं मेरे से उठाओ, हम कहते हैं जो डैमेज है वो फार्मर को डायरेक्ट दे दो ना, लेकिन उसको सिग्नल तो जाए इस चीज की जरूरत नहीं है भैया, दूसरी चीज की जरूरत है, वो वहां चले। डिमांड ड्रिवन बिजनेस, नॉट सप्लाई पुश बिजनेस। जो प्रोडक्शन पे फोकस करता है वो सिर्फ सप्लाई को देख रहा है, डिमांड को नहीं देख रहा है, और ये सबसे बड़ी गलती कर रहा है। जो भी बिजनेस सक्सेसफुल होगा, आपको एंटीसिपेट करना पड़ेगा डिमांड क्या है, और उस हिसाब से करोगे तो बल्ले बल्ले है, नहीं होगा ये हर कमोडिटी में होगा। तो पहले मार्केट देखिए कहाँ है उसकी मार्केट, फिर प्रोडक्शन पे आइए। फार्म टू फोर्क नहीं चलेगा, प्लेट टू प्लाव चलेगा। पहले प्लेट को देखिए वहां क्या रिवोल्यूशन हो रहा है। रिवोल्यूशन वहां ज्यादा राइस और व्हीट नहीं चल रहा। करना है जो अच्छा प्राइस दिया इसको, तो हमको गवर्नमेंट जो आमदन डिक्लेयर करती है, वो पोलमा पॉलिसी बोलते हैं ना, उनकी जरूरत नहीं रही क्या ऐसे प्रोडक्ट में अच्छी प्राइस प्रोडक्ट को दिया नहीं, उनको कोई मतलब ही नहीं है। भाई सोयाबीन सरकार क्या करेगी? सोयाबीन खरीद के बताओ मुझे। सोयाबीन खरीद के सरकार क्या बांट देगी पीडीएस में? कौन खाएगा? मैंने एक बार मध्य प्रदेश में आईटीसी ने प्रोग्राम किया, मध्य प्रदेश नंबर 1 था सोयाबीन में। तो वहां गए, फार्मर्स को एड्रेस करना था, जैसे आज यहाँ 200 फार्मर थे, तो वहां सोयाबीन के फार्मर। तो मैंने कहा बताओ कितने लोग सोयाबीन को कुछ बना के घर में खाते हैं? एक हाथ नहीं उठा। कहते सर ये खाने की चीज है। मैंने कहा क्यों, सोयाबीन उगाते हो तो ये खाने की चीज? कहते ये तो जानवर खाते हैं, हम क्यों खाएंगे इसको? जबकि चाइना में हर घर में, जैसे हमारे यहाँ दही बनती है ना हर घर में, ऐसे ही टोफू बनता है, और वो सोयाबीन से बनता है। सोयाबीन में 40% प्रोटीन है, 40% प्रोटीन। सबसे सस्ता सोर्स है प्रोटीन का। यहाँ किसी को पता ही नहीं टोफू क्या होता है। तो 2 फैक्ट्री मैंने लगवाई, एक तो यहीं पे आपके लातूर में है, वो पाशा पटेल, वो आता था बड़ा शोर मचाता था कि एमएसपी दो। तो उसको पता है, कहता ये क्या होता है, फिर कहता फैक्ट्री लगानी है, फिर वो उसको टोफू पनीर करके बेचते हैं, सोया पनीर मिल्क। आप जापान देखिए, कोरिया देखिए, चाइना देखिए, सब टोफू खाते हैं। यहाँ पे टोफू खाया किसी ने? किसी को पता ही नहीं टोफू होता क्या। नाम पहले सुना हमने। पहले क्या सुना? ऐसे ही पाशा पटेल आज से 10 साल पहले आया था मेरे पास ऑफिस में, तो उसने नाम नहीं सुना था, कहता ये क्या होता है, और वो यही करके एमएसपी बढ़ाओ सोया का यही शोर मचा रहा था जो आप पूछ रहे हो। तो मैंने उसको घर ले गया, मेरा घर पास में ही था, तो मैं वाइफ को कहा पड़ा है टोफू? कहे हाँ। मैंने कहा जरा बनाओ, जरा सोटे लगा के, तो खाया, कहता ये तो पनीर लग रहा है।
पनीर है ये तो। मैं कहा लगा इसकी फैक्ट्री। फिर 1 साल के बाद 6 महीने के बाद आया कि वो मैंने लगा दिया, उसका रिबन काट दिया। मैं रिबन काटता थी, मैं और किसी पॉलिटिशियन को पकड़। सोया की इस समय एक मध्य प्रदेश में फैक्ट्री लगवाई, उसमें सोया मिल्क पाउडर बनाया, सोया की आइसक्रीम बना दी, सोया के कई तरह के पंजीरी बना दी, कई 20 कमोडिटीज उसने बना दी। आप जाइए वहां भोपाल से 20 किलोमीटर बाहर उनका जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है, क्या नाम है उसका, इंडस्ट्रियल बेल्ट है मंडीदीप। हाँ मंडीदीप। मंडीदीप में उसने फैक्ट्री लगाई है। वो हमारे वो मैं लेक्चर देने गया था उसमें मध्य प्रदेश सरकार में, तो वो वहां बैठा हुआ था, कहता ये क्या होता है। मैं कहा ये क्या होता है, तुम सिर्फ सोयाबीन ही करोगे आगे बढ़ोगे। तो कहता जी ये तो हमने सुना ही नहीं। उसने सोया मिल्क बना के उसका पाउडर बना दिया जो यूएस ने नहीं बनाया, और वो वेस्ट बंगाल में मिड डे मील स्कीम में बेच दिया उसने। प्रोटीन है। सोयाबीन साल्वेंट होते हैं यहाँ। तो सोयाबीन का एमएसपी बढ़ाने की जरूरत नहीं है, सोयाबीन का वैल्यू एडिशन कीजिए और उसको सेल कीजिए कि ये सोयाबीन प्रोटीन है, 40% प्रोटीन। जो पल्सेस है ना आपकी चना वगैरह, ये वो इसमें 20% प्रोटीन से ज्यादा नहीं होता, डबल है उसमें। तो कल से आप सोया टोफू खाना शुरू करिए। आज मेन तो गुलाटी सरची ओळख करून द्या।